Hello everyone, welcome to Defense Wala. My name is Rahul Parmar. Jai Hind everyone, Bharat Mata ki Jai. Hello everybody, Madhvi, Khushbu, Amita, Anupama, Ravi, Navroop, Khushi, Samriddhi, Piyush, Himanshi, Minakshi, Mansi, Para SF, Yogi ji. Hello everybody. Am I audible? Am I visible to every one of you? Please बताइए. एक्नॉलेज मी इनटू द कमेंट बॉक्स कि मैं आपको सही ढंग से दिखाई दे रहा हूँ और सुनाई दे रहा हूँ. अगर बात समझ में आ गई तो हम पढ़ना शुरू करते हैं. जय हिंद जय हिंद. क्लास क्यों नहीं चल रही? क्लास चल तो रही है. किस किस को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट रुको. एक मिनट उसके ऊपर काम कर रहे हैं. साहिल, बस 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 हो गया हो गया हो गया. जरा सा चीटी काटी हो गया. अभी रुक जाओ. कुछ मैटर हो गए. अभी उसको तकनीकी टीम देख रही है.
हेलो 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 हेलो, जय हिंद एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी। हो गया स्टार्ट? हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है, दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? पूरा मूड खराब कर दिया। चल गई? देखो, जिसकी क्लास नहीं चली है अभी, आप प्लीज सभी लोग एक बार को ऐप को ऑफ करके फिर से ऑन कर लो। आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को क्लियर कर लो और फिर से, मतलब जितने भी वो रहते हैं ना बैकग्राउंड के अंदर चलने वाले ऐप, उसमें पीडब्ल्यू को भी क्लियर कर लो और एकदम से वापस से ज्वाइन करोगे, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब क्लास चालू हो चुकी, कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं है, कोई नेटवर्क इशू नहीं है। अरे इतना बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इतना सब कुछ है, हल्का फुल्का ग्लिच हो जाता है, आदत डालिए इन चीजों की, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम कल कहां तक पढ़ चुके थे? आवाज सही है? आवाज सही है? आवाज और बता दो। आवाज अभी भी नहीं है क्या? आवाज ठीक है? चलो, आवाज ठीक है, मैं दिख भी रहा हूं, और जिन लोगों को मैं नहीं दिख रहा हूं उन लोगों का सॉल्यूशन सिर्फ मैं एक बार बताता हूं। देखो, फिर से मैं बोलता हूं, ऐप को बंद करके वापस से ऑन कर लो, वो चालू हो जाएगा। अपने इंडिया के अंदर सब ऐसे ही चलता है, रिमोट काम नहीं कर रहा, 2 बार पीछे मारा काम करेगा। अगर क्लास काम नहीं कर रही, बंद करो, वापस चालू करो, ओके, क्लास चलेगी। अब इसके बाद आप जितनी बार पूछोगे मैं वही बोलूंगा कि क्लास ऐसे चल जाएगी। चलो, तो कल की क्लास के अंदर मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा रहा था। अभी मैं कमेंट थोड़ा बंद करूंगा। चलो ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम के बारे में। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम चीजें आगे बढ़ाएंगे और आगे चल के हम जाएंगे लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। ये क्या है इसके बारे में आज आपको बताऊंगा, अगर समय रहा तो। पहले तो हम हमारा क्या कंप्लीट करेंगे, सोलर सिस्टम जो बच गया था। कल तक मैं आपको वीनस पढ़ा रहा था कल की क्लास के अंदर, तो वीनस के बारे में हमने क्या जान लिया था? वीनस इज ओनली लिटिल स्मॉलर देन अर्थ, देयरफॉर हम इसे क्या बोलते हैं? अर्थ ट्विन नाम से भी इसको जाना जाता है। वीनस इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन आफ्टर वीनस, आफ्टर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, और मर्क्यूरी इज नॉट हॉट। हॉट कौन सा? वीनस। कल क्या कारण था, मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा बताया। इट्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिक येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बने, उसकी वजह से येलोइश कलर भी दिखाई देता है। फिर इसके बाद इट इज कंसिडर्ड एज ए ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह वीनस कहलाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एल्बिडो। किस वजह से? इसके एल्बिडो की वजह से। सर जी, एल्बिडो क्या होता है? तो आज से 25 लेक्चर के बाद मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, एल्बिडो क्या होता है। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है, द रिफ्लेक्शन पावर ऑफ एनी सरफेस। वीनस हैज हाई रिफ्लेक्शन पावर, इट मींस इट हैज हाई एल्बिडो। हाई एल्बिडो मतलब ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो ये एल्बिडो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी उसमें उलझेंगे नहीं हम। बट हाँ, 25 लेक्चर बाद जिस दिन मैं एल्बिडो पढ़ाऊंगा, मैं आपको वीनस का एग्जांपल दूंगा कि मैंने वीनस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कहा था। ओके, अभी इतना जानो कि रिफ्लेक्शन ज्यादा होने की वजह से वीनस जो है ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, और उसी वजह से वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वीनस हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है, इसलिए। रेट्रोग्रेड रोटेशन, ये वीनस और यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस, ये दो जिनके नाम में नस आता है, ये दो ऐसे प्लैनेट है जिनका रेट्रोग्रेड रोटेशन है। रेट्रोग्रेड रोटेशन का मतलब होता है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे रोटेशन करते। बाकी जितने भी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, मार्स, मरकरी, ये सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमते, उसको प्रोग्रेड बोलते।
उसको प्रोग्रेड बोलते हैं और इसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं। रेट्रोग्रेड मतलब ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करता है। अब याद रखिएगा, वन डे ऑफ वीनस इज लॉन्गर देन एन ईयर। वीनस का एक दिन वीनस के एक साल से बड़ा होता है। सर एक दिन और एक साल का मतलब क्या? देखो, जो हम परिभाषा पढ़ते, जो हम ब्रह्मांड पढ़ते, उसके अंदर साल और दिन को निकालने का समय ऐसा होता है कि जब कोई सा भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पर घूम के वहीं आ जाए, उसी को हम बोलते हैं रोटेशन। एंड रोटेशन इज कंसिडर्ड एज ए वन डे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रोटेटिंग एट माई एक्सिस। देखिएगा, ये मैं घूमा, आप सूरज हो, याद रखना। तो आप मुझे देखोगे, जहां जहां आप मुझे देख पाओगे वहां वहां उजाला होगा, और जो हिस्सा आप नहीं देख पा रहे हो वहां पर रात है। तो मेरे पीछे अभी आप नहीं देख पा रहे हो, मेरा ही बैक का हिस्सा, तो वो रात है। अब जब मैं ऐसे घूमा तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा कि अब बैक साइड का दिखाई दे रहा, तो ये फेस साइड, इधर रात हो गई। तो आपके रेफरेंस में जो अपनी जगह पर मैं घूम रहा हूं, इसे रोटेशन कहते हैं। और जब मैं आपके सराउंडिंग में घूमूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये पोडियम है आपका सन, तो पोडियम के अराउंड अब मैं ये घूम रहा हूं, दिस इज द रिवॉल्यूशन। इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब हम रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते किसी के अराउंड, तो वो एक साल कहलाता है। जब हम हमारी एक्सिस पर घूमते हैं, उसे एक दिन कहलाता है। तो वीनस का घूमने का, अपनी जगह पर घूमने का, वो बहुत स्लो है, इतना स्लो कि वहां का एक दिन उसके एक साल से बड़ा है। अब वीनस अपनी जगह पर घूमता है 243 दिन में, अपनी एक्सिस पर घूमता है। धरती पर होने वाले 243 दिन में वीनस अपनी जगह पर घूमता है, और वीनस सूरज के अराउंड 225 दिन में घूम जाता है। तो 225 दिन में इतना घूम गया, और अपनी जगह पर कितना, अपनी जगह पर यहां से यहां तक घूमने में उसने 245 दिन ले लिए, तो 243 लिए। 243 दिन का एक दिन, धरती के 243 दिन का वीनस का एक दिन, और धरती के 225 दिन का वहां का एक साल, मतलब कि उसका एक साल उसके एक दिन से छोटा है। यह बात यहां पर जानना था। नो मून, इसके कोई भी मून नहीं है। ब्राइटेस्ट हाईली रिफ्रैक्टिव एल्बिडो की वजह से, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो वीनस के बारे में कल के अलावा कुछ इंफॉर्मेशन हुई। अगले प्लैनेट की तरफ चलते। नेक्स्ट प्लैनेट इज आर प्लैनेट, जिसके ऊपर आप और हम सब रहते हैं, जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं भूगोल। तो धरती की बात करते हैं। अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। पहला मरकरी यानी बुध, दूसरा वीनस यानी शुक्र, और तीसरा पृथ्वी यानी अर्थ। तो अर्थ इज थर्ड प्लैनेट, जो कि सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सारे स्टूडेंट्स जानते हैं इसका मतलब होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर कोई चीज किसी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है तो वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। फिर आ जाता शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। जब धरती के शेप को डिस्कस करोगे तो आपको हल्का संतरे की तरह दिखाई देगा। ऊपर उसके पोल चपटे हैं, ऑब्लेट है, और बाकी का स्फीयर की तरह हिस्सा दिखाई देता है। ओके, ये याद रखना, जैसे संतरा ऊपर नीचे से दबा होता है, बाकी ऐसा। तो ये धरती का शेप है। ये प्रश्न हमसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पूछा है। व्हाट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड? द शेप लाइक एन ऑरेंज, जो दिखाई दे। या फिर अर्थ लाइक शेप इज नोन एज ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप। अर्थ इज नॉट ए सर्कल, नॉट ए स्फीयर। धरती क्या है? धरती गोल नहीं है, धरती ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ओके, ये बात आ गई। जोन ऑफ हैबिटाट, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो सब प्लैनेट से अच्छा है, इसलिए इसको हम गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। गोल्डीलॉक जोन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जोन, एक ऐसा इलाका जहां वाटर का तापमान इंसान के हिसाब से बियरेबल रहे, पानी का तापमान लिमिटेड रहे। एक ऐसा जोन जहां की हवा, जहां का तापमान, जहां का पानी जीवन के लिए, जीवन के सुचलन के लिए जरूरी हो, वहां पाए जाए, उसे हम बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। जैसे आप वीनस के पहले आओगे तो आपको कौन सा जोन मिलेगा? अर्थ के पहले आओगे तो आपको वीनस मिलेगा। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, लाइफ संभव नहीं। मार्स में जब जाओगे तो मार्स में तापमान -100 डिग्री के नीचे चला जाता है, लाइफ वहां भी संभव नहीं। तो हमें समझ में आया ना कि मार्स पर ठंड की वजह से संभव नहीं हो पा रही और वीनस पर गर्मी की वजह से। अब इन दोनों के बीच में ऐसा तापमान कहां बैठ रहा है? तो हमारी प्रकृति, हमारी धरती माता। ये एक ऐसी जगह है जो गोल्डीलॉक मतलब जोन ऑफ हैबिटाट, एक ऐसा जोन जहां जीवन संभव हो, जहां तापमान सुगठित हो। धरती का एवरेज टेम्परेचर कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये धरती का एवरेज तापमान है। तो 15 डिग्री का तापमान है, पानी सफिशिएंट है। अगर तापमान माइनस में जाता तो पानी बर्फ रहता, यूजेबल नहीं होता। अगर तापमान 100 डिग्री के ऊपर रहता तो पानी भाप में रहता, लाइफ पॉसिबल नहीं होती। पानी उबल जाना, उबलते हुए पानी के अंदर हम नहीं जी सकते। जिस जगह पर तापमान उबलते हुए पानी जितना हो वो तापमान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन। ये भी हमारे एटमॉस्फेयर को जिंदा होने लायक बताता है। पहला 78% नाइट्रोजन है,
और उसके बाद 21% ऑक्सीजन है और 1% के अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। अब देखो, मैं आपको यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं पढ़ा रहा, तो मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। एटमॉस्फेयर इंसोलेशन के लिए बनी क्लाइमेटोलॉजी, वहां का मैं सस्पेंस आज खत्म तो नहीं करूंगा, बट आपको बता दूं, मोटा मोटा याद रखो, हमारी धरती के एटमॉस्फेयर को 100 मानो। किसी भी चीज को 100 मानते हैं ना, जैसे इस कमरे का एरिया 100% और इस 100% एरिया में 80% इलाके में फोम लगी हुई है ताकि आवाज एको ना करे, ठीक है। तो वैसे हमारे एटमॉस्फेयर के 78% पार्ट में नाइट्रोजन, 21 पार्ट्स के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगा और बचे हुए एक पार्ट के अंदर ऑर्गन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैस उसके अंदर बचे हुए में आएगी। इसको हम डिटेल में जानेंगे। इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,756। इसका मतलब ये हुआ कि जब धरती के इक्वेटर से आप इमेज ड्रॉ करोगे बेटा, ये यहां से यहां तक, तो इसकी इमेज आपको इसकी लाइन आपको समझ में आ जाएगी। 12,756 किलोमीटर ये इक्वेटोरियल डायमीटर है। ये इक्वेटर बोलते हैं जो यहां पर मैंने ड्रॉ किया ना, इंडिया से पास नहीं हुआ, पर मैंने यहां पर धरती पे उसको बीच में लिया। इंडिया से पास नहीं होता, आप समझोगे इंडिया से इक्वेटर पास होता है क्या? नो, थोड़ा नीचे से आता है, बट अभी यहां पर वो इस सर्कल के बीच में लेना था। दूसरा क्या हो जाता है? पोलर डायमीटर। पोलर डायमीटर मतलब पोल से पोल की दूरी। ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दूरी है 12,713 किलोमीटर। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा कि देखो, हमारा इक्वेटर चौड़ा है और हमारा पोल थोड़ा सा दबा हुआ है। मैं आपको यहां ओब्लेट स्फेरॉइड में बात बता चुका हूं कि धरती के पोल चपटे, थोड़े से दबे हुए स्लाइटली, और बाकी का हिस्सा बल्ज है। क्यों? क्योंकि धरती अपनी जगह पर रोटेशन करती, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, चीजें विकेंद्र होती, केंद्र से दूर की तरफ भगती। तो यूं बन गई धरती बल्ज। तो जब ऊपर से नीचे का डायमीटर देखा तो थोड़ा कम मिला, यहां से यहां का डायमीटर देखा तो थोड़ा ज्यादा मिला, ठीक है। अर्थ हैज वन मून। धरती के पास एक चंद्रमा है। अभी इससे पहले वीनस था, उसके पास कुछ नहीं था। उससे पहले मरकरी था, उसके पास कुछ नहीं था। आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में, कि धरती के ऊपर घूमने के बारे में क्या कहा था। तो जैसे मैंने आपको कह दी थी एक बात कि पहले ना लोग होते थे फिलोसोफर मतलब दर्शन शास्त्री। दर्शन शास्त्री को समाज में बड़ी इज्जत मिला करती थी, क्योंकि वो जो बातें कहते थे वो कुछ चीजें को देख करके कहते थे। मतलब जैसे आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, उससे पता चलेगा बारिश होगी या नहीं होगी। ये एक अनुभव है, ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन है। सो ये अजम्पशन आपका हाइपोथेसिस की तरफ लेकर के जाएगा। अगर मैं देखूं कि इस इलाके के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यहां पर तापमान इतना कम है, कंडेंसेशन अच्छा हो सकता है, लो प्रेशर बना हुआ, तो बारिश की संभावना। दिस इज थ्योरेटिकल डेटा। दोनों में आप अंतर समझिए। पहले में भी मैं बात क्या कर रहा हूं, गर्मी हो रही तो शाम को बारिश आ सकती है। हमारे दादाजी तो यही बोलते ना गांव में, दादाजी, दादी, पापा, घर के बड़े लोग, वो देखना जब वो बोलेंगे कि यार आज तो सुबह से ही गर्मी हो रही, शाम को बारिश होने की संभावना है। ये क्या है? ये अजम्पशन है। उनको कारण नहीं पता, पर ये अजम्पशन कैसे कि जब पिछले साल जून आया था तो उन्होंने देखा था कि गर्मी होती है तो बारिश होती है। जब 2024 में जून आया था तब भी उन्होंने देखा, 2023 में जब जून आया था तब भी उन्होंने ये देखा था कि यार गर्मी फोड़ती है अगर दिन में तो शाम तक बारिश होना तय हो जाता है। 2021 में भी उन्होंने देखा था। ये उनके रेगुलर दर्शन कर करके ये एक विजन बन गया, और उस विजन ने उनको क्या बता दिया कि अगर गर्मी होती है तो बारिश होती है। तो ये अजम्पशन है। तो वैसे ही पहले जमाने के लोग अजम्पशन लगाया करते थे और उन्हीं को फिलोसोफर कहते थे, ठीक है। तो अब जब साइंटिफिक साउंड चीजें आई, वहां पर से फिलोसॉफी को थोड़ा सा रोका गया और वहां से हमने साइंटिफिक चीजों को ऐड किया गया। अब जैसे धरती के रिवॉल्यूशन के बारे में जब बात की जाए तो सबसे पहले थॉमस टोल्मी ने कहा था, एक फिलोसोफर थे या फिर मैथमेटिशियन भी बोल सकते हो, थॉमस टोल्मी। आप इनका नाम आगे भी सुनेंगे, आप इतिहास में इनके बारे में पढ़ेंगे। थॉमस टोल्मी ने हमारे देश में कई सारी चीजें, ये यात्री थे उस जमाने के। आज आप देखो, आज जब थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े तो आपको समझने को मिलता था, एक था राजा अलेक्जेंडर, एक था राजा पोरस, एक था धनानंद, एक था चंद्रगुप्त मौर्य द सेंड्राकोटस, फिर एक था आपका कुषाण, एक था गोंडोफर्निस, एक था पार्थियन, एक था सातवाहन, एक था चालुक्य, एक था परमार, एक था गुर्जर प्रतिहार। ये राजा थे, ये रूल करते थे, इनकी एक लाइफ हुआ करती थी, इनके साथ साथ रहने वाले लोगों की एक लाइफ हुआ करती थी। बट मैं जब इतिहास पढ़ता हूं, मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूं, तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो लगता है, जो कि एक इंसान को जैसा होना चाहिए था, वो मुझे लगता है ट्रेवलर का। कि सबसे अच्छी लाइफ अगर किसी ने जी है तो ट्रेवलर ने जी है। जो ट्रेवलर्स होते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करके जाया करते थे। जैसे टोल्मी भारत का तो था नहीं, ये आया था ग्रीक तरफ से, इधर से आया था इंडिया की तरफ, बाकी के सारी जगह घूमा और वहां पर लिखी। फिर उसके बाद फाहियान चाइना से आया था, घूमा फिरा लिखा। हैंसांग, अब्दुल रज्जाक, अल बरूनी,
ये सब क्या है? ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, अपने साथ साथ ज्ञान को कैरी करने वाले ट्रेवलर। आप सोचो ना कि जैसे एक लाइन है थॉमस टोल्मी की। थॉमस टोल्मी बोलते हैं कि मालवा प्लेट्यू हैज बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। मतलब जो मालवा का पठार है वहां का क्लाइमेट एकदम गजब क्लाइमेट होता है, ये उन्होंने उनकी किताब में लिखा। जब आप मालवा के क्लाइमेट को वाकई में देखोगे ना, जहां पर मैं हूं इस इलाके में, इंदौर की बात कर रहा हूं मैं, इंदौर भोपाल, दिस इज मालवा, जब इसकी बात कर रहा हूं तो जब अक्टूबर भी है अभी, तो सूरज की ब्राइट रोशनी आती है, बट हवा इतनी ठंडी है, मतलब हवा इतनी ठंडी है कि नॉर्मल फील होती है कि हाँ भाई, नॉर्मल देश के अंदर हम अक्टूबर को सेकंड समर बोलते हैं, बट यहां पर क्या है कि ऊंचाई होने की वजह से, इस प्लेट्यू की ऊंचाई होने की वजह से यहां पर हवा में ठंडक है। जब मार्च देखोगे तो आपको इतना ब्राइट सनी डे मिलेगा, वो ठंडी हवा मिलेगी। तो इस तरह की चीजें उन्होंने लिखी। मतलब कि जब वो इस तरह की चीजें लिख पाते थे तो क्या फील कर पाते होंगे उस दौर में, जब सब कुछ एकदम जीवन बहुत सुस्त था। आज तो जीवन में इतनी रफ्तार है, कोई किसी को बोल ही नहीं सकता। पहले तो बड़ा सुस्त हुआ करता था, उस सुस्त जीवन में उन्होंने लिखा। अल बरूनी ने जो लिखा था, अब्दुल रज्जाक ने जो लिखा था, इब्न बतूता ने जो लिखा था, अब ये मोरक्को से इधर आए, जहाजी यात्रा करी, इन्होंने क्या क्या देखा होगा। तो मुझे जीवन सबसे ज्यादा रोमांटिसाइज करता वो होता ट्रेवलर का। उनके बारे में पढ़ते तो एक अलग ही चीजें सीखने को मिलती। हालांकि बात करते हैं हम थॉमस टोल्मी, जो हमारे देश में आए थे, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। थॉमस टोल्मी ने कहा था कि धरती केंद्र में है और सारे ग्रह धरती के अराउंड घूमते हैं, इवन सूरज भी। मतलब बोलने के लिए माइक दे दिया तो कुछ भी बोल दिया, ये कुछ ऐसी बात हुई। बट ये बात है 140 एडी की, मतलब आज से लगभग 2300 साल पहले। कुछ तो कहा 2300 साल पहले सूरज क्या, चांद क्या, ये कौन जानता था। पर उन्होंने बताया कि सूरज जो है वो सूरज धरती जो है वो स्टेबल है और सब कुछ उसके अराउंड घूमता है। देखो लगता भी ऐसा है। हम आजकल ये पढ़ते हैं कि हम सूरज के अराउंड घूमते, जब से हम बचपन से बड़े हो हम ये पढ़ता आ रहे, बट एक्चुअल में अगर आप छत पे जाकर के देखो तो आपको यह दिखाई देगा कि सुबह सूरज वहां था, दोपहर में सूरज यहां पर, मेरा छत अभी भी यही है। देखो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट मान लो, बट सापेक्ष है सब कुछ, एक दूसरे के रिलेटिव है कि कोई को कैसा आप क्या मान रहे हो। तो यहां पर सूरज निकल रहा है और सूरज जा रहा है, तो धरती कहां हिल रही है? मेरा छत तो कब टेढ़ा हो गया, मैं यूं करके पढ़ाई कर रहा हूं? नो, मैं वैसे ही बैठा हूं, मैं एकदम ऐसा बैठा हूं ना। तो ये दर्शन शास्त्री उस समय में देख पाते थे, उसकी बुनियाद पर चीजें करते थे। फिर जब टेलीस्कोप हुए, दूसरे ग्रहों के बारे में जाना, क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो ये पता चला कि अरे भाई अपन खुद घूमते, अपना इतना कोई वजूद नहीं है सोलर सिस्टम में कि सब हमारे अराउंड घूमे। तो पहले थॉमस टोल्मी ने दिया था, फिर 1543 में एक कॉन्सेप्ट दिया गया निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। एंड दैट इज द हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बताता है कि सन इज इन सेंटर, जियोसेंट्रिक अर्थ इन सेंटर, हेलियोसेंट्रिक सन सेंटर्ड, सूरज केंद्र में है यहां पर। तो सूरज केंद्र में है, धरती, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट इसके अराउंड घूमते हैं। सो दिस इज द heliocentric concept, the concept of revolution under which all the planet revolve around the sun including the earth, that was propounded by Nicholas Copernicus। कब? 1543 में उन्होंने propound किया था। 140 AD के टाइम पर बताया था थॉमस टोल्मी ने कि धरती सेंटर में। फिर उसके बाद कुछ 1300-1400 साल लगे ये जानने में कि ये बात ऐसी है कुछ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी धरती पर मौजूद चंद्रमा के बारे में। पहले क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट प्रूव्ड दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन? मेरा रफ रसूल। आधे पे क्लोज कर रहा हूं, इतना नहीं रुक सकते। ए, निकोलस कोपरनिकस 83%। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्टली सही चल रहे हो सभी लोग। चैट भी ओपन कर लेता हूं मैं। अरे नो, यस, ओके, परफेक्टली चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते। अब बात करते चांद के बारे में। तो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अगर आप यूं देखोगे तो 1000 से ज्यादा सैटेलाइट होगी शायद,
स्पेस के अंदर। कितनी सैटेलाइट लॉन्च की जाती, अलग अलग पर्पस होते। किसी सैटेलाइट को मौसम के लिए नापा जाता है, किसी को जियोलॉजिकल स्टडी के लिए नापा जाता है, किसी को रिमोट सेंसिंग के लिए नापा जाता है, हाँ लगाया जाता। तो सैटेलाइट लगती रहती, सैटेलाइट लगना एक आम बात है। बट उपग्रह अगर प्राकृतिक हो, प्राकृतिक मतलब कि जो कुदरत ने पहले से दिया, तो वो है चांद। आजकल के मोबाइल जो होते हैं वो इसका फोटो भी खींच देते, सीधा सीधा आपका फोटो लगा देते हैं, चांद को ऐसा कैसा बता देंगे आपको। तो ये चांद है जो कि हमारी धरती के साथ साथ है। और जब चांद धरती के नजदीक होता है, जैसे मैंने सूरज के केस में बताया था, जब चांद पास होगा, नियर टू अर्थ, तो उसे बोलेंगे पेरिजी। और जब चांद दूर होगा तो अवे फ्रॉम अर्थ, अर्थ से दूर होगा। चांद पे पहुंचने में 2-3 दिन लगते हैं हार्डली, 2-3 दिन लगते। 3 दिन में जब आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ, केरला तरफ जाओ, इतने में आप वहां पहुंच जाओ। कहां पर? जब कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचो, इतने में आप चांद तक पहुंच सकते हो। तो ये चांद है, ठीक है। आइए बात कर लेते चांद बना कैसे, थोड़ा सा चांद के बारे में भी जान लिया जाए, ठीक है। चांद की बात करते चलिए। चांद का निर्माण ऐसे हुआ था कि मार्स की साइज थी, मैं वो बंद कर दूं कमेंट, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो मैं फिर से कमेंट। सर जी इक्वेटर और पोल क्या होते हैं? देखो ये अभी मैं आज आपको बताऊंगा, अभी आप थोड़े शांत हो जाओ। एकदम इक्वेटर पोल बहुत डिटेल में लिखे हुए सब कुछ, ठीक है। चलो अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, है ना, थोड़ी देर बाद फिर चालू कर दूंगा। आप प्लीज ऐसा मत समझना कि राहुल सर आप कमेंट जो होते हो चालू बंद कर देते हो, हम बात नहीं कर पाते। देखो अभी मैं पहले, समझ रहे हो ना, पहले फ्लाइट लेना चाहता हूं। जो शुरुआत होती ना किसी भी बैच की, तो मैं पहला चाह रहा हूं कि हम एक अच्छी सी तेज स्पीड के साथ टेक ऑफ कर ले। फिर जब हवा में आ जाएंगे ना, जब सब चीजें स्टेबल हो जाएगी ना, फिर अपन बात कर लेंगे। बट अभी शांत हो जाओ और एकदम पढ़ो, ठीक है। जियोइड शेप मतलब अर्थ लाइक शेप। अब बात करते हैं चांद के बारे में। तो देखो मून नेचुरल सैटेलाइट है, मून बना कैसे, ध्यान से सुनो मेरी बात को। धरती जो है उसके ऊपर एक बड़ा सा एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड का मतलब जानते हो? एस्टेरॉइड का मतलब होता है एक बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, उसे प्लैनेटॉइड भी बोलते हैं क्योंकि प्लैनेट से छोटा होता है। तो एक बड़ा मार्स की साइज थी, इतना बड़ा। तो मार्स की साइज जितना बड़ा पत्थर आया और धरती से लग गया। जब मार्स की साइज जितना बड़ा पत्थर आया और धरती पर टकरा गया, तो उसने धरती पर गड्ढा कर दिया। जब धरती पर गड्ढा कर दिया, तो गड्ढा करने की वजह से वो जो गड्ढे के अंदर का मटेरियल था वो निकल के स्पेस में गिर गया। जैसे कोई चीजें मुझसे आकर क्यों लगेगी, जैसे किसी ने मुझे दिया एक रेप्टा चाटा पट, तो सबसे पहला मेरा चश्मा निकल के हवा में, तो मेरे चश्मा ने मेरा शरीर छोड़ के अलग गया। वैसे ही जब धरती पर थिया गिरा, तो थिया के गिरने की वजह से धरती का कुछ ऑब्जेक्ट निकल के स्पेस के अंदर आ गए। वो ऑब्जेक्ट था बड़े बड़े पत्थर। धरती पर इतना तेज गड्ढा पड़ा कि उस गड्ढे के सारे पत्थर स्पेस में आ गए। अब उस बड़े पत्थर ने छोटे पत्थर को जोड़ा, छोटे पत्थर ने और छोटे पत्थर को जोड़ा, छोटे ने और छोटे को जोड़ा, और ऐसे जोड़ते 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 वो बन गया चांद। तो चांद धरती का ही हिस्सा है। धरती पर आया, टकराया पत्थर, जब पत्थर टकराया तो डैमेज हुआ, और उस डैमेज की वजह से हवा में जो पत्थर गए वो आगे जाकर के एक दूसरे से जुड़ चढ़ करके चांद बन गए। और धरती पर जो गड्ढा था, धरती पर जो गड्ढा था, उस गड्ढे में बरसात का भर गया पानी। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी एस्टेरॉइड गिर रहा है अभी बारिश नहीं कराएंगे, सब चीजें एक साथ चलती है। सब चीजें हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है, ये सब अंदर लड़ाई भी कर रहे हैं और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। मतलब सब चीजें, ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ये सामने से लड़ रहे तो मैं अंदर नहीं लड़ूंगी। हमारे अंदर में हमारे शरीर को बचाने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स हो रही है, कंटिन्यूअसली फाइट कर रहे हैं। उनका एक अलग चल रहा है, आपका पढ़ने का, आपका लड़ने का एक अलग चल रहा है। मतलब सब चीजें एक साथ चलती रहती। बस वैसे ही धरती टूट रही है, उसके बाद पत्थर गिर रहे हैं, एक गड्ढा हो गया, उससे बारिश नहीं रुकी, बारिश होती रही, बारिश अपना काम था करती रही, सब चीजें एक साथ होती है। तो जब बारिश हो रही थी तो उस गड्ढे में पानी भर गया, और उस गड्ढे को आज हम कहते हैं प्रशांत महासागर। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्रशांत महासागर जो है वो चांद का गड्ढा है। चांद जो है वो प्रशांत महासागर से निकला हुआ है। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है बेटा कि वो चांद को भी अंदर रख ले, पूरे चांद को। छोटी बात नहीं है। प्रशांत महासागर अंग्रेजी भाषा में पैसिफिक ओशन बोलते हैं, द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, जो इतना डीपेस्ट है कि 11 किलोमीटर की गहरी खाई बनी उसके अंदर, मरियाना ट्रेंच नाम से। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये चांद के बारे में था, आइए इसको जानते हैं। ये देखो कुछ ऐसा,
एक ऑब्जेक्ट आया था, नाम था थिया। मैंने बताया ना, एक एस्ट्रॉइड आया था, उसका नाम था थिया। जब वो टकराया तो टकराने की वजह से हुआ गड्ढा, गड्ढे की वजह से सारे पार्टिकल स्पेस में स्कैटर्ड हो गए। जब पार्टिकल स्पेस में स्कैटर्ड हो गए थे तो यहां पर बड़ों ने छोटों को जोड़ा और छोटे जोड़ जोड़ के इस तरह से चांद बच गया। और ये जो गड्ढा था, इस गड्ढे को बोल दिया पैसिफिक ओशन। आया, और यही चांद आज धरती के चक्कर लगाता है, क्योंकि धरती से टूट के बना। जैसे सूरज, धरती सूरज के एक हिस्सा थी, उससे टूट के सब अलग हुए, बिग बैंग में सब एक ही के अंदर थे, तो धरती सूरज से अलग हुई, तो धरती सूरज का चक्कर लगाती है। अब धरती से चांद अलग हुआ तो चांद धरती का चक्कर लगाता है। हाँ, शाम के टाइम पे आप देखिए, अभी शरद पूर्णिमा थी, कल आपने चांद देखा होगा, कितना शानदार लगता है। आई वॉज ड्राइविंग यस्टरडे, मुझे 200 किलोमीटर रात में ट्रेवल करना था, और मैं रात में 11 बजे निकला था। 11 बजे जब मैं निकल के चला भोपाल, तो साथ में तालाब के ऊपर जो चांद की किरण गिर रही थी, चांद की चांदनी जो गिर रही थी तालाब के ऊपर, वो तालाब के ऊपर एक पतली सी लाइन जैसे रहती ना, वो चांद, अपन आगे बढ़ रहे तो रिफ्लेक्शन अपने साथ साथ आगे बढ़ता है, तो वैसे वो बढ़ता हुआ आगे जा रहा था। हिंदी भाषा में तो कविता भी है इसके ऊपर कि पारुल दौड़ी चांद दौड़ा, दौड़ा पारुल संग, पारुल रुक गई चांद रुक गया पारुल संग। मतलब जैसे आप कभी ना आज ही जाना बाहर और दौड़ लगा के देखना, आपको लगेगा चांद आपके साथ दौड़ रहा है, और रुक के देखना आपको लगेगा चांद थम गया। तो ये चांद धरती का ही हिस्सा जो उसके सापेक्ष में घूमता है, जैसे हम सूरज के सापेक्ष में घूमते हैं। ये प्रश्न हमने कर लिया, हम आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्लिप्स के बारे में। व्हाट इज द एक्लिप्स? ग्रहण क्या होते हैं, ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। यहां तक सब चीजें मेरे ख्याल में क्लियर चल रही। अब जानो ग्रहण क्या होता है। देखो, ग्रहण को बड़े आसान शब्दों में समझना पहले तो, फिर उसको थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे। 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, देखो ग्रहण का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी को ना दिखाई दे। जब कोई किसी को ना दिखाई दे उसे हम बोलते हैं ग्रहण। सर वो पत्थर कहां गया, घुस गया धरती के अंदर, उसने डैमेज किया, कुछ पत्थर का हिस्सा, कुछ धरती का हिस्सा तोड़ के स्पेस में, है ना। हाँ, अब बात करो कि ग्रहण का मतलब क्या, जब आप किसी को ना देख पाओ उसे ग्रहण बोलते। जैसे देखो, धरती पर हम लोग रहते हैं, ये आप हो, आप धरती से जब सूरज को देखने गए और आपने रियलाइज किया कि धरती और सूरज के बीच में एक दिन के लिए चांद आ गया, कुछ मिनट के लिए। जब वो कुछ मिनट के लिए चांद आता है तो धरती से सूरज की तरफ लाइट ब्लॉक कर देता, सूरज को लग गया ग्रहण। सूर्य ग्रहण मतलब सूरज का ना दिख पाना, तो सूरज को ग्रहण। चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा का ना दिख पाना, तो चंद्र को ग्रहण। जैसे मैं आपको एक तरीके से बताऊं कि जैसे आप कुछ समय के बाद छोटी दिवाली आएगी, देव उठनी 11, शादियों का सीजन चालू हो जाएगा, आप लोग भी शादियों के अंदर जाओगे। शादियों के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या हल्का नैन मटक्का हो जाता, बड़ी आम बात होती है भारतीय शादियों के अंदर। जो शादी होती रहती है तो सब उनका जो चलता रहता है वो सब अलग है, बट जो रहते हैं ना वहाँ पर स्टेज के आसपास, उसमें 2 आंखें एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है, आंखों का दीदार हो जाता है। शाम का समय होता है, हल्का संगीत बजता रहता है, चांद की चांदनी गिरती रहती है, पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें होती है, और एक वो माहौल होता है, क्योंकि ठंड की शादियाँ होती है नवंबर दिसंबर में। अब उस समय में हम किसी को देखे, कोई हमें देखे, तो आंखें बात कर लेती है। जब आंखों के बीच में बात होती है तो आप ऐसे घूम फिर रहे हो, और घूमते फिरते फिर आपने ऐसे किया, उनने देख लिया, ब्लश कर दिया, फिर वो घूमते फिरते देख रहे कर दिया, फिर किसी बच्चे का बहाना लेते, जा जा दीदी को चॉकलेट देगा, जा जा दीदी से पूछ खाना खा, दीदी बोलती जाओ जाओ। नॉर्मल बातचीत ऐसे ही होती संदेश वाहक के थ्रू, या फिर ऐसे नहीं होती तो एक दूसरे के हंसाने का माहौल बनाया करते हैं कि उधर देख करके मैं ऐसा क्या करूँ कि उधर का ध्यान इधर आ जाए, और वो बोलती मैं ऐसा क्या स्टेज के पास कर दूं कि ये मुझे देखे। ऐसा कुछ वो माहौल रहता है। अब सडनली क्या होता है, आप और उनके बीच में आ जाते हैं उनके पिताजी। अब उनके पिता, देखो शादी है तो पूरे परिवार को बुलाते हैं, उनके पिताजी आए थे, अब उनके पिताजी आ जाते हैं, आप भी वहीं हो। अब आप देखने लगे जैसे यूं करके, वो बीच में आपने देखा पिताजी आ गए। अब जब पिताजी आ गए तो आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, आप देखने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं से मौका मिल जाए, कहीं से ताका झाकी हो जाए, बट पिताजी बीच में आ गए, तो पिताजी ने लगा दिया ग्रहण। ये क्या हुआ, ये हो गया ग्रहण। जैसे आप सूरज को देखना चाह रहे हैं, बीच में आ गया चांद। अब आप कोशिश कर लो, अब जैसे ही पिताजी वहां से हटेंगे आपको दिखाई देगा, तो जब पिताजी हटे आपको दिखाई दिया, ग्रहण टूट गया।
तो देखो इसको रटना क्यों है? बड़ा सिंपल सी बात है कि चांद और सूरज, धरती और सूरज के बीच में अगर चांद आ गया, पिता आपके और उनके बीच में अगर पिताजी आ गए, तो पिताजी ने लगा दिया ग्रहण। आंखें बात नहीं कर सकती। अब क्या होगा, या तो पिताजी अपनी पोजीशन बदलेंगे, या आप बदलोगे या वो बदलोगे, कोई तो बदलेगा। जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ग्रहण का हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये चंद्र ग्रहण हो गया जब चंद्रमा ना दिखे। दूसरा पॉइंट सूर्य ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण है, ये सोलर इक्लिप्स। सूरज नहीं दिखाई, जो नहीं दिखाई देता ना उसको ग्रहण लगता है, तो ये लग गया सूर्य ग्रहण। ठीक, अब आ जाएगा आपका लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण भी आराम से समझने की कोशिश करो। देखो, धरती, सूरज और चांद के बीच में धरती आ गई, ये सभी तो एक दूसरे के अराउंड घूमते, तो सूरज और चांद के बीच में धरती आ गई, तो सूरज का शेडो, सूरज की लाइट जो चांद पर गिरा करती थी, अब वो नहीं गिरती, तो चांद क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। बीच में आ गए ना, जैसे ही वो बीच में आए चांद आपको दिखाई नहीं दे रहा, और चांद जैसे ही आपको दिखाई नहीं दे रहा वैसे चंद्रमा को लग गया ग्रहण। सिंपल सी बात है, चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा का ना दिख पाना। क्यों? क्योंकि धरती बीच में आ गया। भाई ये गेट वेट खुले यार। हद है यार। क्या भाई आज ही मारने का विचार है क्या? स्टूडियो के जस्ट बगल में गेट था, मैं पढ़ाते पढ़ाते जैसे नॉर्मली हाथ रख के पढ़ाते ना, वो गेट खुला था, मैं जैसे गया सीधा, और सामने देखे सारे इन्वर्टर लाइट के सब वो लगे। एकदम से राहुल सर के तीनों तार पे लाइट आ जाती, तिडिंग तिडिंग करके चिंगारी मारता क्लास में। गलत बात है, ताला लगाओ इसमें। ठीक है, तो अब जब चांद नहीं दिखाई दिया तो क्या लग गया? चंद्र ग्रहण। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सोलर इक्लिप्स, ऑल्सो नोन एज एक्लिप्स ऑफ सन। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण मतलब एक्लिप्स ऑफ सन। इसमें सूरज दिखाई नहीं देगा। इट ओकर कब आता है? व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। जब चंद्रमा धरती और सूरज के बीच में आ जाए तो सूरज को लग गया ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो गया। एज ए रिजल्ट मून ब्लॉक द लाइट ऑफ सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, है ना, एंड कास्ट अ शेडो ऑन इट। चांद का सूरज के ऊपर एक शेडो बनता है। देखो, जैसे आप हो धरती, आप अपने आप को धरती समझो, अपने घर के ऊपर समझो। अब पहले क्या होता था, आजकल अच्छे अच्छे चश्मे आ गए, कैमरा आ गया, ये सब कुछ। पहले ना ऐसा होता था बेटा कि वो जो पन्नियां आती है ना, थैली पन्नी, वो थैली को यूं करके देखते थे ऐसे सूरज को, और वहां दिखता भी था। मजाक नहीं कर रहा हूं। एक फॉइल आती है जो आपके उनके अंदर लगती है, वो जो कैपिशिएटर रहते हैं ना पंखे के जो लगते हैं, वो कैपिसिएटर को जब फाड़ते थे, वो पतली सी फॉइल निकलती है एल्यूमिनियम टाइप की, थोड़ी ट्रांसपेरेंट रहती, उसको ऐसे यूं करके देखते थे। और उसको जब ऐसे यूं करके देखते थे तो उसमें दो चांद दिखाई देते, तो वो कुछ ऐसा सीन होता था, ऐसा। तो जब इस तरह का लगता है ना कि पीछे सूरज है और आप धरती हो और आपको ये दिखाई दे रहा सूरज को चांद ने आधा कवर कर लिया, तो उसको बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स। दूसरा, जब चांद ने उसको बहुत ज्यादा हद तक कवर कर लिया, कोई एक रिंग की तरह दिखाई दे रहा, उसे आप बोलते हैं एन्युलर एक्लिप्स। अब वो रिंग की तरह बन गया, डायमंड रिंग की तरह। फिर आ जाएगा आपका टोटल एक्लिप्स, जब चांद ने पूरा सूरज को ढक लिया, अब चांद के अराउंड में रिंग ऑफ फायर दिखाई दे रही, रिंग ऑफ फायर, देखो ये। तो दिस इज द टोटल एक्लिप्स। पहला, सर पेनम्रा यूनम्रा समझा दो। केडेट अर्श, सर पेनम्रा अमरा समझा दो। होता है ना, देखो अब आप देखा आपने पेनम्रा यूनम्रा के बारे में बात करी, ये क्या लिखा? अमरा पेनम्रा लिखा? लिखा नहीं लिखा, बस इतना बता दो। और क्या मैं यहां तक आ चुका था? मतलब मूर्खता की परिभाषा आप अपने हाथ से खुद की लिखो कि मैं कैडेट अर्श इतना मूर्ख आदमी हूं, मेरे ज्ञान के घोड़े इतने तिगड़िक 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 दौड़ रहे हैं कि मेरे टीचर अगली स्लाइड पर पहुंच रहे थे उससे पहले मुझे दर्द हो रहा था। एक कीड़ा था जो खुरेद रहा था
और मैं कंटिन्यूअसली स्पैमिंग कर रहा था पेनम्ब्रा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब चांद आधा आएगा सूरज के बीच में, उसे बोल दिया पार्शियल एक्लिप्स। जब उसे एक डायमंड रिंग की तरह कवर करेगा, दैट इज एन्युलर एक्लिप्स। और फिर जब उसे पूर्ण रूप से कवर कर लेगा कि सूरज पीछे छुप जाए और चांद आपको चांद आपको बीच में दिखाई दे और सूरज पीछे हल्की सी एक रोशनी की तरह, इसे बोला जाता है टोटल एक्लिप्स। ये पूरा बीच में आ चुका है। ओके, क्लियर हुआ? मून की साइज सन से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। मून सन के कंपेयर में इतना बड़ा है, दिखा? हां, दिखता भी नहीं इतना बड़ा है मून सन के कंपेयर में। बट क्या है कि मून पास में है। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि ये पेन आपके और हमारे बीच की दूरी के बीच में कुछ नहीं, कैमरे और मेरे बीच की जो दूरी है उसमें पेन कुछ भी नहीं, छोटा सा है। बट क्योंकि ये मेरी आंखों के पास है तो लाइट ज्यादा ब्लॉक करेगा। अगर यही पेन बहुत दूर होता तो शायद ये फर्क भी नहीं पड़ता, जैसे कि एस्टेरॉइड के केस में होता जो बीच में आ जाते। बट क्योंकि मुझसे ज्यादा दूर नहीं, मैं धरती और मुझसे पेन पास में, तो ये लाइट ब्लॉक करेगा। दैट इज द रीजन कि चांद पास होने की वजह से थोड़ा ब्लॉक करता। ये चांद अगर दूर होता तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते। लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स को हम बोलते हैं एक्लिप्स ऑफ मून। लूनार एक्लिप्स का मतलब होता है एक्लिप्स ऑफ मून। यहां पर चंद्रमा को ग्रहण लगता है। इट ओकर व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। जब धरती चांद और सूरज के बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। अब जब सूरज का शेडो कास्ट होगा तो सूरज का शेडो धरती के को धरती के एजेस से निकलता हुआ चांद की तरफ बढ़ेगा। तो वहां पर दो फेज बनेंगे ड्यू टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और स्लांटिंग रेस के एंगल के चलते दो फेस बनेंगे। एक फेस होगा जो डार्क फेस होगा, जिसके अंदर चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उस फेस को हम बोलते हैं अंबरा फेस। उसे क्या बोलते हैं हम? अंबरा फेस। और एक उसी के बियॉन्ड एक सीधा होगा जो हल्का लाइट होगा, जहां तक रोशनी जाएगी और हमें दिखाई देगा, उसे बोला जाता है पेनम्ब्रा। तो अंबरा इज द डार्क वन एंड पेनम्ब्रा इज द लाइटर वन। इट इज अ कास्ट। ये क्या है? एक शेडो है। शेडो के नाम है। शेडो मतलब छाया के नाम है। तो जो गहरी छाया है, उस गहरी छाया का नाम हुआ हमका अंबरा। और जो वहीं से डाइवर्स फॉर्म में निकली हल्की गहरी, उसका नाम हुआ पेनम्ब्रा। ये यहां पर हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ इट अर्थ ब्लॉक द लाइट टू दिस लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग टू द मून सरफेस एंड कास्ट अ शेडो ऑन मून। उसका शेडो मून के ऊपर जाता है। इट ओकर ऑन ए फुल मून डे। कब होता है ये? फुल मून डे। इस समय जब फुल मून का समय होता ना, तब ये दिखाई देता है। और सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता? जब न्यू मून होता है। न्यू मून के समय ये हल्का दिखाई देता। बस। सर वीनस में एक्लिप्स क्यों नहीं होता? वीनस तो धरती की साइज इतना बड़ा। मैंने क्या बोला आपको? देखो, आप उस बात को समझ ही नहीं रहे हो। मैं यहां हूं, ठीक है? ये पेन कितना छोटा है ना? एक मिनट दीदी, इधर आना। आराम से यहां खड़े हो जाओ। ये इसको पकड़ना यहां पे, ऐसे ये पकड़ कर रख लो नीचे से, बस, है ना? ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा ना, ये वीनस है। और ये जो मेरे पास में ये है मून। आप ये देखो, वीनस मून से काफी ज्यादा बड़ा है। वीनस काफी ज्यादा बड़ा, मून काफी ज्यादा। पर मून मेरी आंखों के पास है, तो आंखों के पास होने की वजह से ज्यादा लाइट ब्लॉक कर रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो पास में। वीनस मून से कहीं ज्यादा बड़ा, बट मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, तो उसके बियॉन्ड, उसके सराउंडिंग का मुझे दिखाई देगा। क्लियर? हाँ, चलो। बस ये है, यहां पर डिस्टेंस मैटर राइट हियर। पेनम्ब्रा, अंबरा, पेनम्ब्रा में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। द लाइट शेडो ऑफ अर्थ ऑन द मून इज नोन एज पेनम्ब्रा एंड द डार्क शेडो ऑफ अर्थ ऑन मून इज नोन एज अंबरा। दैट इज इट। बहुत सिंपल। शेडो है, शेडो। शेडो मतलब छाया। आप देखना किसी भी चीज के जब शेडो देखोगे ना आप बनेंगे, तो वहां पर एक डार्क शेडो बनेगा और उसी के पास में लाइटर भी दिखाई देगा जब लाइट डाइवर्स आएगी। अब यहां पर क्या होता है? सूरज की लाइट इधर से भी आएगी, सूरज की लाइट इधर से भी आएगी। सूरज धरती के कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो सूरज की लाइट जब दोनों की तरफ से आएगी,
जब दोनों की तरफ से सूरज की लाइट आएगी तो वहां पर आपके दो अलग अलग शेडो बनेंगे और उन्हीं शेडो को अम्बरा पेनम्बरा हमने नाम दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स क्या होता है सूर्य ग्रहण के समय में? ध्यान से देखो, द अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून, द मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ, द मून कम एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड द मून कम बिटवीन अर्थ एंड सन। बताओ इसमें से कौन सा है? फुल मून, न्यू मून। देखो ये मैं आपको अभी बता देंगे, किसी दिन बता देंगे, अभी जानना है क्या? अभी ही जानना है? नाउ, राइट नाउ। पहले तो ये देख लो, ये प्रश्न पूछा गया है, ये ऐसे मुझे बस इतना बताओ क्वेश्चन बन पा रहे, चीजें समझ में आ रही है? ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है। बी इज द आंसर। 85% लोगों ने सही जवाब दिया, मतलब समझ में आया। ओके, क्लियर। देखो न्यू मून, फुल मून थोड़ा सा बता के चल रहा हूं, समय नहीं लूंगा बेटा। आप इसको समझ लो, ये है सन, ये पूरा सन है, इतना बड़ा है सन। ये क्या है आपका? मून। और ये क्या है? अर्थ। ठीक है, सूरज की किरण ऐसे आती है, ये आई। अब सूरज की किरण पीछे से आ रही है, आप यहां रहते हो, तो जब अर्थ और सन के बीच में मून रहेगा तो मून के ऊपर रोशनी पीछे से गिरेगी, और पीछे से गिरेगी तो आपको मून का ये फेस दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं न्यू मून। ठीक, जब मून इधर आया है ना, जब मून इधर आया तो हमको क्या, मून दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी आएगी। आप ऐसा मत समझना सर धरती ने ढक ली, सूरज बहुत बड़ा है, सूरज मार ही रहा है रोशनी, देखो वो बहुत बड़ा, आप रेफरेंस समझ सकते हो। तो पीछे गया, अब यहां पर दिखाई दे रहा, दिस इज द फुल मून। अभी 14 दिन की साइकिल होती, 14 दिन की अंधेरी रात, 14 दिन की उजाली रात। अभी फुल मून 1 2 3, मतलब ये जो है आपका फुल मून 1 2 3 4 5 14 दिन तक बढ़ता रहेगा, और ये 14 दिन तक घटता रहेगा, घट के 0 हो जाएगा, बढ़ के गोला हो जाएगा। बस ये 14 की दिन होती। क्लियर? मून सन की लाइट में कैसे, देखो किसी के पास लाइट नहीं है सन के अलावा, सभी जो लाइट अप होते हैं ना सन की वजह से होते हैं। तो मून भी चमकता है सूरज की वजह से, मून पास है इसलिए हमको ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? सूरज की रोशनी चांद पर गिरी, चांद का ये हिस्सा जिधर जो धरती से दिखाई दे रहा वो डार्क है, इसको न्यू मून बोल दिया। अमावस्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बढ़ गया, ये वाला जो हिस्सा है, ये आधा हिस्सा, ये फुल आपको ब्राइट दिखाई दे रहा, तो ये फुल मून हो गया। फिर 1 2 3 4 ये घटा, वो घट करके वापस इसमें आ गया, तो डार्क मून, फुल मून, डार्क मून। ठीक है, ये ऐसे काम करता है, समझ में आ जाना चाहिए। अगला बढ़ते हैं मार्स की तरफ। नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। तो मार्स इज 4th प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। पहला आपका जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, और फिर इसके बाद मार्स। तो मार्स इज 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स हैज 2 मून, दैट इज फोबोस एंड डीमोस। हमारे पास एक मून है, उसके पास 2 है, फोबोस एंड डीमोस। यूपीएससी सीएससी का प्रश्न है। अगला, माउंट ओलिम्पस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मार्स के ऊपर एक माउंटेन है जिसकी हाइट है 14 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर की हाइट की जो माउंटेन है,
इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आवर एंटायर सोलर सिस्टम। हमारे अर्थ पर हाईएस्ट क्या 8,848 मीटर के साथ माउंट एवरेस्ट, और ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा कौन है? माउंट ओलिम्पस, याद रखिएगा। नासा के जो मिशन यहां पर थे उसका नाम था परसेवरेंस रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर। ये 2 मिशन नासा के थे, मतलब और भी थे, इंपॉर्टेंट मिशन की बात बता रहा हूं, जो मार्स के ऊपर अर्ली लाइफ, उसके बाद वाटर, पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, सोइल सैंपल और ये कलेक्ट करने का काम करते। दूसरा भारत का जो मिशन था यानी इसरो का मिशन था, उसका नाम था MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। मॉम मिशन नाम था, इसको मंगलयान भी बोलते हैं, मंगलयान। इसका भी लोकल सैंपल डेटा कलेक्ट करने का काम था। ठीक है, तो ये हमारे मार्स के रिगार्डिंग चीजें हुई। आगे बढ़े, अगला जाएगा जुपिटर। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट। अब यहां से गैसियस प्लैनेट चालू हो चुके। अब कौन से गैसियस प्लैनेट शुरू हो चुके? पहला, जुपिटर इज 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन, 5वां ग्रह है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, SSC CGL। वन डे ऑफ जुपिटर टेक्स अबाउट 10 आवर्स। 10 घंटे में जुपिटर अपनी जगह पर घूम जाता। धरती को घूमने में 24 घंटे लगते। सन अपनी जगह पर 10 घंटे में घूम जाता। जब जुपिटर अपनी जगह पर 10 घंटे में घूम जाता है तो यहां का एक दिन 10 आवर्स का हुआ। इट हैज 80 to 95 मून अकॉर्डिंग टू नासा। नासा के अकॉर्डिंग, देखो चीजें अलग हो सकती है, एनसीईआरटी देखोगे वहां पुराना डेटा है, उनके अकॉर्डिंग अलग चीज है। नासा के अकॉर्डिंग यहां पर मेंशन है 80 से 95 मून। हमारी धरती के पास एक था, मार्स के पास 2, इनके पास 95 मून है। इसके अंदर गैलीलियन सैटेलाइट थी। गैलीलियन सैटेलाइट क्या थी? वो सैटेलाइट जिनकी 1600 के समय में गैलीलियो गैलीली ने खोज की थी। गैलीलियो गैलीली ने जिन सैटेलाइट्स की खोज की थी वो हमारे सोलर सिस्टम की बड़ी सैटेलाइट है, जिनमें से नाम है लो, यूरेपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये है जिसमें से सबसे बड़ी सैटेलाइट, द लार्जेस्ट वन इज गैनीमेड। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर इंटायर सोलर सिस्टम। हमारे पूरे सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है इट इज गैनीमेड। ओके, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज गैनीमेड। हाईएस्ट माउंटेन माउंट ओलिम्पस, कहां पर? मार्स पर। ये इसका हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड अमंग प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है उन सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर का है। ये जुपिटर ही कारण है कि धरती पर आने वाले पत्थर कोई आने नहीं देता। आप ऐसा समझ लो कि इतने सारे एस्टेरॉइड्स है जो धरती की तरफ तेजी से आते हैं, धरती को तबाह कर देने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और जुपिटर बोलता रुको जरा, सब्र करो। आप भूलो मत कि दादाजी घर के अंदर अभी जिंदा है, बच्चों को किसी ने हाथ कैसे लगा दिया। तो धरती, वीनस, इन ऐसे ग्रहों के ऊपर जो एस्टेरॉइड्स आते हैं ना, जुपिटर उनको अपने अंदर खींच लेता और फोड़ देता है, धरती तक जाने भी नहीं देता। जुपिटर अपने आप में एक प्रिजर्वर की तरह काम कर रहा है। ओके, तो ये हुआ जुपिटर, हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। 5वां पॉइंट, 1 2 3 4 5। 5वां पॉइंट है गैलीलियन सैटेलाइट। जैसे धरती के पास एक है मून, मार्स के पास 2 है, फोबोस और डीमोस। यहां पर 95 है। उन 95 में से 5 सैटेलाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन 5 सैटेलाइट का नाम है लो, 4 सैटेलाइट, लो, यूरेपा, यूरोपा, उसके बाद गैनीमेड एंड कैलिस्टो। ये 4 सैटेलाइट है, और इनकी खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने, उनके नाम पर। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न with a spectacular rings. हर planet, each and every planet, every Jovian planet have ring, but their rings are faint. वो हल्की धुंधली पड़ चुकी। एक अकेला सैटर्न है जिसकी रिंग ब्राइट दिखाई देती है, और ये रिंग बनी डस्ट और आइस से। प्रश्न पूछा गया था परीक्षा। चलिए फिर से बात करें। सैटर्न इज 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज से 6वां प्लैनेट है। इट हैज 146 नॉन सैटेलाइट, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। हाईएस्ट सैटेलाइट कौन से प्लैनेट के पास है? सैटर्न के पास। सबसे ज्यादा शनि के पास सैटेलाइट है, और शनि के पास सैटेलाइट कितनी है? 146 सैटेलाइट, इतनी है इसके पास। सैटर्न हैज मोस्ट स्पेक्टेकुलर रिंग मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। 2022 CDS कि सैटर्न की रिंग काय से बनी? आइस और डस्ट से मिलकर के बनी। हर एक स्लाइड से प्रश्न उठ रहे, कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी, पूरा फैक्चुअल डेटा एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। मार्स का तीसरा पॉइंट पूछा गया है, 1 2 3।
मार्स के ऊपर एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है माउंट ओलिम्पस, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम, मार्स इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, तो ये पूरे सोलर सिस्टम की हाईएस्ट सैटेलाइट है माउंट ओलिम्पस। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। यूरेनस और वीनस, मैंने बोला था ना, जो रेट्रोग्रेड रिवॉल्यूशन करते, बाकी सब प्रोग्रेड करते, ये रेट्रोग्रेड करते, तो वीनस के बारे में जानते हैं। चलिए, इट इज एन आइस जाइंट। वीनस जो है आइस जाइंट। अब आपको एक और नया पॉइंट सीखने को मिलेगा कि वीनस, यूरेनस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट नहीं है। यूरेनस इज नॉट द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसके बाद नेपच्यून बचा है, प्लूटो बचा है, बट यूरेनस इज द कोल्डेस्ट वन। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट जहां पर तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता। इतना तापमान यहां तक गिर जाता क्यों है, बताएंगे उसको। अब आ जाएगा, इट इज एन आइस जाइंट, पूरा बर्फ से बना हुआ, तापमान इतना कम है, बनेगा ही सही। मिथेन गिव ब्लूइश एंड ग्रीन कलर। यहां पर हल्का ब्लू और ग्रीन कलर आपको जो दिखाई दे रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मिथेन। यहां पर मिथेन पाई जाती। रोटेट साइड वे। अब इसका जो एक्सिस है, देखो इनने पता क्या, इसका नॉर्थ पोल यहां आता है और साउथ पोल यहां आता है, ये अपनी एक्सिस पर टेढ़ा है। कारण क्या बताया जाता है कि इससे एक बड़ा सा पत्थर आकर के, एस्टेरॉइड जैसे धरती से थिया टकराया था, ऐसा टकरा गया था, तो उसने इसको यू की जगह यू मोड़ दिया। तो इसका नॉर्थ पोल यहां है, साउथ पोल यहां है, और ये घूमता है ऐसे, जैसे हम बॉलिंग करके आते हैं और जो बॉल जाती है ना टेनिस की, गोल घूम के, वैसे घूमता ही है, क्योंकि इसकी एक्सिस 98 डिग्री। बाकी इसका क्या है, रेट्रोग्रेड रिवॉल्यूशन, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। चलो, 27 नॉन मून, इसके नॉन मून 27 है, हैज फेंट रिंग। मैं आपको बता चुका हूं, ईच प्लैनेट हैज फेंट रिंग। ईच जोवियन प्लैनेट, हर जोवियन प्लैनेट की एक फेंट रिंग है, और वो यहां भी पाई जाती है। डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन 1781। विलियम हर्शल ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द सन एंड इट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पर पूरा टिल्टेड है, तो उस रोटेशन की वजह से और इतनी दूरी की वजह से इट इज कंसिडर्ड एज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, यूरेनस। यूरेनस के बाद नेक्स्ट आ जाता जुपिटर, नेपच्यून। यूरेनस मतलब अरुण और नेपच्यून मतलब वरुण, तब वरुण की बात करेंगे। टाइटन किस प्लैनेट का मून है? टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। आउटर मोस्ट प्लैनेट, नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है, ठीक है। ब्लू इज कलर ड्यू टू मिथेन, इसका रंग भी ब्लू है जैसा यूरेनस का था, और मिथेन की वजह से। इट इज 14 मून, और लार्जेस्ट मून का नाम है ट्रिटोन, इज द लार्जेस्ट मून। इट ऑल्सो हैज फेंट रिंग, इसकी रिंग जो है वो भी धुंधली पड़ चुकी है। एंड ऑल्सो नोन एज आइस जाइंट, क्यों? क्योंकि तापमान इसका भी काफी कम है। क्लियर? तो दिस वर दी 8 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, दैट इज द एक्सो प्लैनेट। क्या होता है? एक बच्चा मेरे नाम पे अभी चूड़ियां फोड़ रहा था, एक्सो प्लैनेट बता दो, एक्सो प्लैनेट बता दो। ये देखो, एक्सो प्लैनेट जानो क्या होता है। उस समय तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोला अब कब तक कि किसी को मैं ये एक्सप्लेन करूं कि बाद में बताऊंगा। थोड़ा शांति जिन्होंने रखी उनको अभी समझ में आएगा। एक्सो प्लैनेट का मतलब होता है वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं। इनको रॉक प्लैनेट भी बोलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो होते हैं, ये 8 ग्रह की फैमिली के बाहर की फैमिली में जो रहते हैं, दैट आर दी रॉक। फेंट रिंग का मतलब कि धुंधली रिंग, रिंग इनकी गायब हो चुकी है। एन एक्सो प्लैनेट इज एनी प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। मोस्ट ऑफ देम ऑर्बिट अराउंड अदर स्टार, जो सूरज की तरह किसी दूसरे तारे के अराउंड घूमते हैं। बट सम फ्री फ्लोटिंग एक्सो प्लैनेट, कुछ जो होते हैं आवारा होते हैं, उनका कोई सूरज नहीं होता, बस घूमते रहते, कॉल्ड रॉक प्लैनेट। ये रॉक प्लैनेट होते आर अनटेथर्ड टू एनी स्टार। कुछ प्लैनेट एकदम खानाबदोश होते हैं। खानाबदोश का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई ना हो, मतलब कि जो जीवन को ट्रेवलर की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अरे वो आपने गाना भी सुना ना, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए। तो खाना बदोशिया मतलब नोमैडिक लाइफ। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कहीं रुक जाऊं और जीवन बिता लूं। मेरा मन करता है कि कहीं यहां रहूं, कभी वहां रहूं, कभी ये जानूं, कभी वो जानूं, कभी यहां गिरूं, कभी यहीं उठूं, बट रुकूं नहीं। खाना बदोशियों का मतलब यही होता है। जो होते ना संत, ये इनकी लाइफ ऐसी ही होती है। इनको फर्क नहीं पड़ता, उनका काम होता बस मूवमेंट करना। उनका काम होता एक जगह स्टेबिलिटी करना,
जो भी चीजें होती उनके अंदर रुकना उनका सीन होता ही नहीं। तो बस ऐसे अनटेथर्ड जो प्लैनेट होता है जिसका कोई सूरज नहीं, बस निकल रहा है कभी इधर को तो कभी उधर को, उस प्लैनेट को हम बोलते हैं रॉग प्लैनेट। ठीक है, वी हैव कंफर्म 5600 एक्सो प्लैनेट आउट ऑफ बिलियंस ऑफ दैट विल बिलीव कि एग्जिस्ट करते हैं। हम 5600 रॉग प्लैनेट को खोल चुके हैं, उनके बारे में पता कर चुके हैं, बट हमें पता बिलियंस में होंगे ये, इतने आज भी एग्जिस्ट करते, बट हमने 5600 को खोज लिया। रेड मून है, मैं उसको 10 अक्टूबर के दिन बता दूंगा, मुझे पढ़ाने दो प्लीज। ब्लू मून, रेड मून, ये जो है ना वंस इन ब्लू मून, प्लीज मुझे पढ़ाने दो, आपको मैं बता दूंगा कि क्या है। बहुत छोटी छोटी चीजें। रोहित पालीवाल साहब, जितना तुमने यह स्पैमिंग की ना, खुद इंटरनेट पे सर्च कर लेते हो ना तो एक लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक्सोप्लैनेट क्लियर हुआ। अब एक्सोप्लैनेट के बाद आ जाती है स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज। अरे सब पहला ये आपका माइंड मैप लिख देता हूं। माइंड मैप ऑफ सोलर सिस्टम, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का माइंड मैप। अब इसमें क्या एनसीईआरटी का डेटा है। द सोलर सिस्टम के अंदर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और आखिरी में प्लूटो, सारे ग्रह एक के बाद एक बने हुए। प्लूटो एक्सोप्लैनेट है क्या? नहीं, प्लूटो एक्सोप्लैनेट होता था, हम उसे सोलर सिस्टम में नहीं लेते। कुछ पूछने से पहले यहां क्या लिखा है एक बार पढ़ तो लिया करो कम से कम। यहां पर एक बार देख लिया करो। चलो, तो डिस्टेंस की बात करें। देखो, हमने एक रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस क्या है कि धरती के पास, धरती की हमने दूरी मान ली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 150 मिलियन। अब जो धरती से कम है उसका नाम होगा 0.73, 0.3। जो धरती से दूर है 1.5, 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 19, 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये रेफरेंस पता चल गया। डेंसिटी, तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कौन से प्लैनेट की? अर्थ की हाईएस्ट, 5 हाईएस्ट। फिर उसके बाद वीनस, अर्थ के बाद मरकरी की, फिर वीनस की। ये पूछा गया प्रश्न है एनडीए का, याद रखना चाहे या ना रखना चाहे। एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन देम विद डेंसिटी। तो धरती की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मरकरी, देन वीनस, और फिर उसके बाद जुपिटर, मार्स, और फिर इन सब की तो डेंसिटी कम है क्योंकि ये सब गैस के प्लैनेट है। अब रेडियस की बात कर लो, तो रेडियस जब आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा धरती की रेडियस है 6400 किलोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये टोटल है 6378, 6378 राउंड फिगर में 4000 बोलते हैं इसको। ये धरती की रेडियस है, इसको हमने एक माना है। तो उसके हिसाब से देख लो, जिसकी ज्यादा है, जैसे धरती के साइज जितना वीनस है तो उसकी 0.9 हो गई, मरकरी छोटा 0.3 होगी, मार्स धरती से आधे 0.5 हो गई, जुपिटर 11 गुना बड़ा है ना, फिर उसके बाद सैटर्न 9 गुना बड़ा है। तो ऐसे इनकी वो बढ़ती जा रही है। सैटेलाइट का डेटा ओल्ड हो चुका है तो इसको हमें नहीं पढ़ना। अब रही बात रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन की, सबका यहां पर आपका मेंशन कर दिया गया। ठीक है, चलो, मरकरी का आपका जाएगा 88 डेज में अराउंड द सन, स्पिन ऑन इट्स एक्सिस 59 डेज में। वीनस का अराउंड द सन कितना जाएगा? 225 डेज, और ऑन एक्सिस पर आ जाएगा उसका 143 डेज। अपनी जगह पर 143 डेज में घूम जाता है। मार्स अर्थ का क्या है? 365 दिन में सूरज के अराउंड और अपनी जगह पर एक दिन में। मार्स का क्या है? 687 दिन में सूरज के अराउंड और अपनी जगह पर धरती की तरह एक दिन में। जुपिटर का क्या? 11 साल 11 महीने यानी 12 साल में सूरज के अराउंड। इसी के हिसाब से आपका सिंहस्थ लगता है। जो सिंहस्थ का मेला होता है ना, महाकुंभ, वो महाकुंभ बृहस्पति की साइकिल के थ्रू लगता है। बृहस्पति ग्रह, जब आप एस्ट्रोनॉमी में जानोगे तो आप ये जानोगे। तो बृहस्पति ग्रह, अब ये 12 साल में अपना सूरज के अराउंड चक्कर लगाता, वहां पर एक जगह पर मेला लग जाता भारत के अंदर। दूसरा आ जाएगा अपनी जगह पर घूमता है 10 घंटे में, 9 घंटे 56 मिनट, तो यहां पर अपनी जगह पर घूमता है। सैटर्न 29 साल में सूरज के अराउंड घूमता है और अपनी जगह पर 10 घंटे 40 मिनट में। यूरेनस 84 साल में अपनी जगह पर घूमता है और अपनी जगह सूरज के अराउंड घूमता है और 17 घंटे में अपनी जगह पर। नेपच्यून जो होता है सूरज के अराउंड 164 साल में घूमता है और अपनी जगह पर 16 घंटे। बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब ये डेटा है थोड़ा सा, बट इसको करना है हमें। अब आ जाता ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिपेंड्स अपॉन। किसी भी तारे की चमक किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? 2-3 चीजें। पहला, उसकी साइज क्या है, 1.44 टाइम मास ऑफ द सन से कम है, ज्यादा है तो वो। दूसरा, उसका तापमान क्या है, कितना तापमान उसके, कितना हाइड्रोजन उसके अंदर हीलियम में कन्वर्ट हो रहा। और तीसरा आ जाएगा यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, कि धरती की उससे दूरी कितनी। अगर कोई तारा दमदार है पर उसकी दूरी ज्यादा तो उसकी लाइट कम हो जाएगी।
अगर तारा भले कमजोर है बट उसकी दूरी कम है तो भी लाइट ज्यादा होगी। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जो किसी भी तारे के बारे में बताते हैं, उसकी ब्राइटनेस, उसका तापमान और उसकी साइज। ठीक है, अब आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ की है, दूसरे स्थान पर डेंसिटी वीनस की है, वैसे तो मर्क्यूरी की है पर वो ऑप्शन में नहीं। तीसरे स्थान पर आती जुपिटर की और चौथे स्थान पर आती सैटर्न की। सीडीएस एनडीए 1 2023, सी इज द राइट आंसर। Uranus is colder than Neptune because it rotate 98 डिग्री एट इट्स ओन एक्सिस। उस वजह से वहां पर सीजनल वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तापमान कम रिकॉर्ड हो। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज नो मून। एनडीए 2008, मरकरी है, सीधा लिख दूं। अभी बाद में करना आप लोग, पोल आपको बाद में करा दूंगा, पोल की जरूरत नहीं, आप सही जवाब देते हो सभी लोग। अगला, शेप ऑफ द अर्थ, धरती का शेप कैसा है, पढ़ के तो हम आए हैं, अगर कोई बताने की इच्छा रखे तो बता दो। सर प्लूटो इतना छोटा क्यों? गुड क्वेश्चन। देखो क्या है, मैं लेता हूं यहां से एक कांच का ग्लास हाथ में, उसको छोड़ देता हूं, है ना, एक कांच का ग्लास हाथ में लिया, उसमें छोड़ दिया। अब उस कांच के ग्लास के कोई टुकड़ा बड़ा रहा, कोई टुकड़ा छोटा रहा, कोई और छोटा रहा, तो जो सबसे छोटा था ना उसको प्लूटो नाम दे दिया, इसलिए वो छोटा है। कोई दूसरा कारण नहीं, सब बिग बैंग से टूट के अलग हुए। ऐसा नहीं है कि किसी को घीस के हम लोहार के पास लेकर के गए थे, उन्होंने पीटा पीट मचा के उसको घीस करके छोटा किया। ये सब एक चीज से टूटे, छोटे टुकड़े का नाम प्लूटो, बड़े टुकड़े का नाम जुपिटर। शेप ऑफ द अर्थ इज सी, दैट इज जियोइड। धरती का शेप क्या है? जियोइड इज द शेप ऑफ द अर्थ। अगला क्वेश्चन आ जाता, एस्टेरॉइड्स क्या होते सर? एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द एस्टेरॉइड्स? तो देखो बेटा, अभी मैं आपको बता चुका हूं सारे के सारे प्लैनेट, सारे के सारे प्लैनेट आपको बता चुका हूं। प्लैनेट्स को नाम देते हैं बेंच ऑफ साइंटिस्ट जो मिल करके देते हैं। इतना समझ में आया? प्लीज बताइए। मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, ये सोलर सिस्टम एंड होने वाला है। जैसे सोलर सिस्टम एंड होगा ना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप लोग मुझे बताना, याद दिलाना, मैं कह दूंगा। जब सोलर सिस्टम एंड हो जाएगा तब कहूंगा। पर ठीक है, प्लूटो का लिख लो प्लीज, प्लूटो का लिख लो प्लीज, नोटेड डाउन कीजिए। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। Pluto is a dwarf planet of our solar system. It was rejected as a planet. It was rejected as a planet in 2006. It was rejected as a planet in 2006 by International Astronomical Union, IAU. ठीक है, हो गया। प्लूटो का क्या होता उस माइंड मैप के अंदर मेंशन था। देखो इतना वो मत करो, समझो जो चीजें काम की है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं प्लूटो का पढ़ा नहीं सकता, अगर इतना वो होता तो मैं वहां लिख के करा देता। रिजेक्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006, IAU। ठीक है सर, क्या सन की भी अपनी ग्रेविटी? जी हाँ, सन की ग्रेविटी नहीं होती तो सोलर सिस्टम बिखर जाता। सन की ग्रेविटी है। ओके, फिर से बोल दीजिए, उसको रिपीट कर लो 10 सेकंड।
एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड को हिंदी में हम बोलते हैं उल्का पिंड। अब देखो हमारे सौर मंडल में अकेले ग्रह और उपग्रह नहीं है जिनको हमने पढ़ा, चांद और ये सब, अकेले ग्रह और उपग्रह हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे एस्टेरॉइड्स हैं। सर वो सही कर लीजिए निष्ठा बेटा। अब आज के बाद भी जब आपकी क्लास में ज्योग्राफी चले एक भी कमेंट मत करना, ओके? निष्ठा है ना, बहुत प्यार से मैंने आपको बोल दिया कि जब जब ज्योग्राफी की क्लास आए तुम एक कमेंट मत कर देना, इवन सॉरी भी नहीं। 2 मिनट नहीं लगेंगे, ये ब्लॉक नहीं होते ज्योग्राफी की क्लास में। आप लोग ज्योग्राफी की क्लास में आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा, जो आपने 3000 रुपये दे करके लिया है ना, 1 सेकंड में बस मुझे नाम बोलना है इतना, आपका वहां से सब्सक्रिप्शन खत्म। ना ही सिर्फ सब्सक्रिप्शन खत्म, दैट नंबर विल गोइंग टू बी ब्लॉक्ड बाय PW, कि आप उससे दूसरी बैच नहीं ले सकते। फिर अपनी जो ओरिजिनलिटी है इसको छुपाना, कोई दूसरा नंबर लाना, कोई दूसरा नाम लिखना और नया बैच खरीदना। वहां भी अगर गलती करोगे तो हो सकता है मैं बाहर निकाल दूं। आराम से, है ना, मस्ती करो बट भूलो नहीं कि हम क्लास में बैठे, सब्जी बाजार नहीं है ये, है ना, लिहाज रहे। एस्टेरॉइड्स आर माइनर प्लैनेट, स्पेशली दोज ऑफ इनर सोलर सिस्टम। आप इन एस्टेरॉइड को माइनर प्लैनेट भी बोल सकते हो, इन्हें माइनर प्लैनेट बोल सकते हो, या फिर इनको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज प्लैनेटोइड। क्या कहा जाता? प्लैनेटोइड। इन्हें हम था प्लैनेटोइड। एस्टेरॉइड्स आर माइनर प्लैनेट और प्लैनेटोइड, स्पेशली दोस ऑफ इनर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के पास में पाए जाते हैं, क्लोज टू सोलर सिस्टम। कहां पर मैं बताऊंगा आपको। एस्टेरॉइड ऑर्बिट अराउंड द सन इन द रीजन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, वी कॉल इट एज ए एस्टेरॉइड बेल्ट। याद करो, मैं कल की क्लास में भी आपको इसके बारे में बताया था। ये सन है बेटा, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक, ये आपके हो गए। और यहां पर ये जो सर्कल बन रहा है, जो इनर सोलर सिस्टम और आउटर सोलर सिस्टम को बाहर करता है, इस सर्कल को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, यहां पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं जिनसे बना हुआ एक बेल्ट है, ये ऐसे पत्थर होते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड आर सॉलिड, रॉकी एंड इररेगुलर बॉडीज। इनका कोई शेप नहीं होता क्योंकि इनका रोटेशन भी नहीं होता, इनका कोई शेप नहीं होता, इररेगुलर बॉडीज होते हैं, दैट आर नोन एज एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्लियर हुआ। एस्टेरॉइड्स आर माइनर प्लैनेट्स दैट आर लार्जली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड दैट आर द इररेगुलर बॉडी, वी समटाइम कॉल्ड देम एज ए प्लैनेटोइड। हम इसको वो भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाएगा पॉइंट हमारा सेलेस्टियल बॉडीज, अदर सेलेस्टियल बॉडीज में। एस्टेरॉइड के बाद क्या आ जाएगा? मीटियोरॉइड्स। ये क्या होते हैं, आइए इनके बारे में जाना जाता है ना, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इन सभी को अपने पास बांध के रखा। देखो, एक तो है सूरज जो अपनी तरफ खींचता, और एक है जुपिटर वो अपनी तरफ खींचता, तो दोनों वहां पर बीच में बंध गए। ओके, अब जानो अगला पॉइंट आ जाएगा अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये तो हो गया हमारा एस्टेरॉइड। अब एस्टेरॉइड से भी छोटे पत्थर होते हैं, एस्टेरॉइड से भी छोटे पत्थर होते हैं। तो जो पत्थर एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं उन पत्थर को क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है मीटियोरॉइड्स। देखो जानो, अब ये मीटियोरॉइड की कहानी, एक को जान लोगे ना तो ये तीनों एक साथ क्लियर होंगे, एक साथ क्लियर होंगे। पहला आ जाएगा मीटियोरॉइड। तो मीटियोरॉइड्स आर द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस दैट रेंजेस फ्रॉम द साइज ऑफ डस्ट टू द स्मॉल एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं ना, तो उससे ज्यादा बड़े तो हो नहीं सकते। तो मीटियोरॉइड जो होते हैं इनकी साइज एक छोटे से धूल के कण से लेकर के तो एक छोटे एस्टेरॉइड तक होती, इतनी साइज तक के ये हो सकते हैं। थिंक ऑफ देम एज ए स्पेस रॉक, इनको हम स्पेस रॉक बोलते हैं। ये देखो ऐसा पत्थर, आप ऐसा समझ लो ये है एस्टेरॉइड। अब एस्टेरॉइड के सामने मीटियोरॉइड छोटा है, बिल्कुल सर, तो ये मीटियोरॉइड हो गया जो छोटा है, स्पेस रॉक इसको बोलती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एस्टेरॉइड। क्लियर हुआ। एस्टेरॉइड की परिभाषा क्या है? स्मॉलर देन, मीटियोरॉइड की परिभाषा क्या? अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन द स्पेस हुज साइज इज from a smallest atom to the
स्मॉलेस्ट एस्टेरॉइड, एक छोटे से ऑब्जेक्ट से लेकर के एक छोटे से एस्टेरॉइड तक की इसकी साइज हो सकती है। ठीक है, ये मीटियोरॉइड की परिभाषा आ गई। अब क्या होता, व्हेन मीटियोरॉइड एंटर टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, धरती का एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऐसी अलग अलग गैस है। तो जैसे ये मीटियोरॉइड धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इसका नाम हो जाता है मीटियोर। इसका नाम क्या हो जाता है, मीटियोर। When this enter into Earth atmosphere, we call it as a meteor। क्या कहते हैं हम इसको, मीटियोर कहते हैं। और जब ये मीटियोर धरती पर गिर जाता है, जब स्पेस में मीटियोरॉइड, जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है तब मीटियोर, और जब मीटियोर धरती पर गिर जाता है उस समय हम इसको बोलते हैं मीटियोराइट। क्या बोलते हैं हम इसको, मीटियोराइट। When meteoroid survive a trip and fall on the earth surface, we call it as a meteorite। देखो, मीटियोरॉइड कब, जब वो स्पेस में था, मीटियोर कब, जब वो एटमॉस्फेयर में था, और मीटियोराइट कब, जब वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर गया उसको हमने क्या बोल दिया, मीटियोराइट। अब ये जो है, व्हेन मीटियोरॉइड एंटर टू द एटमॉस्फेयर आर अनदर प्लैनेट लाइक अर्थ एंड मार्स एट ए हाई स्पीड, इट स्टार्ट बर्न एज अ फायरबॉल। ये जलता हुआ हमें दिखाई देता है और हम इसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। किसको, मीटियोर को। तो मीटियोर इज नोन एज शूटिंग स्टार। ठीक है, ये वही टूटता हुआ तारा जिसको देख करके हम दुआ मांगते हैं। हम दुआ मांगते हैं ना कि हमारी विश पूरी हो जाए, हे भगवान हमें ये हो जाए, हमें वो मिल जाए। ये पक्की जो दुआ होती है वो इसी मीटियोर को देखते हैं हम, बट वो दुआ पूरी नहीं हो पाती। उसका कारण हम सब जानते हैं कि दुआ पूरी क्यों नहीं हो पाती, इसलिए पूरी नहीं हो पाती बिकॉज वो कोई तारा नहीं है। हम तो उसको तारा समझते हैं कि ये तारा है, तो हे भगवान आज जब मैं घर से स्कूल जाऊं तो मुझे एक बार वो पलट के देख ले, मुझे सब कुछ। ये आप बातें करते हो, पूरी कुछ नहीं होती। क्यों, बिकॉज ये आपका टूटता तारा नहीं है। ये क्या है, ये आपका पत्थर है। ये स्पेस रॉक थी जो कि एटमॉस्फेयर में आ गई, जलने लगी। अगर ये पत्थर नहीं होता तो दुआ पूरी हो जाती। आपको इसका एग्जाम्पल देखना है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। इसका एग्जाम्पल है ये एक मूवी है, उस मूवी का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। आपने वो मूवी देखी होगी, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। उस अजब प्रेम की गजब कहानी में ये कैटरीना है। कैटरीना आसमान की तरफ देखते हैं और दुआ मांगते। दुआ में क्या मांगते हैं, रणवीर कपूर रहता है ना इसमें। अब वो हाथ जोड़ते हैं और ये टूटते हुए तारे को देख करके बोलते हैं भगवान मेरी दुआ पूरी हो जाए। बट इनको क्या रणवीर कपूर मिला, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो टूटता हुआ तारा नहीं था। वो क्या था, वो एक स्पेस रॉक थी। अब इनको कौन बताए उस समय। अब जब ये नहीं जान पाए तो इन्होंने दुआ मांगी, अब दुआ पूरी नहीं हुई। अगर ये शौर्य बैच लेते, इनको पता चलता ये हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इट इज अ स्पेस रॉक, नॉट अ शूटिंग स्टार। ठीक है, चलो, तो हेंस प्रूव्ड, यस। और जब ये अपनी पूरी ये मीटियोर अपनी जर्नी को पूरा स्पेस के अंदर सर्वाइव कर ले और धरती पर गिर जाए, तो जैसे धरती पर गिरेंगे इसकी स्पेलिंग हो जाती है मीटियोराइट। मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कॉमेट। कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु। कॉमेट का मतलब क्या होता है, धूमकेतु। तो धूमकेतु क्या होते हैं, कॉमेट्स आर कॉस्मिक स्नोबॉल। ये आइस की बड़ी बड़ी गेंदें होती है, ये सबसे अलग हो गई। दे आर कॉस्मिक स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैस, रॉक एंड डस्ट। इनसे मिलकर के बनी ये कॉस्मिक स्नोबॉल होती है विच ऑर्बिट अराउंड द सन। तो व्हाट आर द कॉमेट्स। कॉस्मिक स्नोबॉल का मतलब होता है कि स्पेस के अंदर फैला हुआ बर्फ का पत्थर। कॉस्मोलॉजी मतलब स्पेस से रिलेटेड, तो स्पेस में फैला हुआ बर्फ का पत्थर। तो कॉस्मिक स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैस, इसके अंदर जो गैस वो जमी हुई है, रॉक्स हैं, चट्टाने हैं और डस्ट है, इससे मिलकर के बना और सूरज का चक्कर लगाता है। व्हेन फ्रोजन, जब ये दूर रहता तो जमा रहता है। व्हेन फ्रोजन दे आर साइज ऑफ ए स्मॉल टाउन। इसकी साइज होती एक गांव बराबर जब ये पूरा जमा होता है। जब कॉमेट सूरज से दूर होता है और पूरा जमा होता है, जिसकी साइज एक स्मॉल टाउन की तरह होती। व्हेन कॉमेट ऑर्बिट ब्रिंग क्लोज टू द सन, जब ये कॉमेट घूमता हुआ सूरज के नजदीक आ जाता है, इट हीट्स अप, सूरज की गर्मी से जला देती है, एंड स्प्यू डस्ट एंड गैस इनटू द जाइंट ग्लोइंग हेड लार्जर देन मोस्ट ऑफ प्लैनेट। जब ये सूरज के नजदीक आ जाता है तो सूरज की गर्मी से जला देती। जब जलाती तो इसके अंदर से एक पूंछ अलग हो जाती,
और एक चेहरा एक हेड दिखाई देता, हेड सामने दिखाई देता और पूंछ अलग हो जाती, और वो इतनी बड़ी होती है कि कभी कभी देखने में एक प्लैनेट से भी ज्यादा बड़ी लगती है। ठीक है, ये देखो, अब जब ये सूरज के नजदीक आया, सन है इधर, सोलर लाइट इस तरफ जा रही है, सोलर विंड्स जो सूरज से आने वाली तेज गर्म हवाएं होती वो, अब ये कोमेट इधर से आ रहा था, जब कोमेट आ रहा था तो सूरज की गर्मी ने इसको पिघला दिया, जब पिघला दिया तो कोमेट के अंदर से दो टेल अलग हुई, एक ब्लू कलर की टेल होती है उसे आयन टेल बोलते हैं, जो ब्लू कलर की दिखाई देती है, उसे आयन टेल बोलते हैं, और दूसरी जो व्हाइट कलर की दिखाई देती है उसे डस्ट टेल बोलते हैं। ये, और ये कब निकलती है? जब ये सन के पास आता है। अरोरा नहीं है ये कोमेट से, अरोरा होते तो मैं अरोरा बोलता। जस्ट मीटियोरॉइड साइज रिड्यूस टू फॉर्म मीटियोराइट। देखो, आप जो पूछना चाहते हो आपने अपने आप को ही खुद खुशी कर लिया आपने। आप क्या पूछना चाहते थे मैं आपको बताता हूं। आप ये पूछना चाह रहे थे कि अगर एस्टेरॉइड के साइज छोटे हो जाए तो क्या वो मीटियोरॉइड बन जाएगा क्या? हाँ, वो बन जाएगा। व्हेन एस्टेरॉइड विल बिकम स्मॉल वी कैन कॉल इट एज ए मीटियोरॉइड। स्मॉल कैसे हो जाएंगे? फ्रिक्शन के चलते, उसे मीटियोरॉइड बोलेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। आपने क्या बोला था? अगर मीटियोराइट की साइज कम हो जाएगी तो क्या वो मीटियोराइट हो जाएगा क्या? इसका मतलब क्या? ये तो ऐसा हो गया कि डर के आगे डर है, आज कमाएगा तो कल कमाएगा, जल है तो जल है, खोदा पहाड़ निकला पहाड़। ये ऐसी बात हो गई कि मीटियोरॉइड को छोटा कर दोगे तो मीटियोरॉइड बन जाएगा क्या? तुम लोग सुबह जब उठते हो, सुबह उठते हो, कंघी करते हो, कांच में कैसे देखते हो अपने आप को? ये मैं हूं, दिस इज मी। मीटियोरॉइड को छोटा कर दो बेटा। सॉरी, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये सूरज के नजदीक जा रहा, जब सूरज के नजदीक जा रहा तो उसका ग्लोइंग हेड दिखाई दे रहा, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। चमकते हुए तारे को कोमा बोलते हैं। उसके अंदर से दो टेल अलग हो जाती, एक टेल आयन टेल हो जाती और एक टेल डस्ट टेल हो जाती। ये कॉमेट का ऑर्बिट था। दैट इज ऑल द चैप्टर फिनिश्ड। मुझे कितना तेज पढ़ाना पड़ा यार इस चैप्टर को खत्म कराने के लिए। अब मैं आपको आराम से समझा सकता हूं। देखो, समझ में आया? अरोरा क्या होता है रोहन? आराम, थोड़ा बहुत शांति रख लो बेटा। जब एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा, अरोरा पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोल करवा रहा हूं और मुझे ये जानना है। देखो, रिवीजन इज ए डिफरेंट थिंग। आपको रिवीजन लगेगा चैप्टर का, बट ओवरऑल चैप्टर में फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स को नापते कैसे हैं, यूनिवर्स का ओरिजिन बिग बैंग के अकॉर्डिंग कैसे हुआ, फिर स्टार फॉर्मेशन कैसा हुआ था। मैंने आपको चंद्रशेखर लिमिट बताई थी, तारों का बनना बताया था, नेब्यूला के बारे में बताया था, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सी के बारे में बताया था, गैलेक्सी कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताया था, सोलर सिस्टम में सन के बारे में एज ए स्टार बताया था, सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट के बारे में बताया था, उनका एक माइंड मैप दिया। साथ ही साथ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइड एंड मोर स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ मीटियोरॉइड, मीटियोराइट एंड मीटियोर के बारे में पढ़ा, और एंड में जाकर के हमने पढ़ा कॉमेट, एंड दैट्स ऑल। ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ, पहले ये बताओ, ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? यूरेनस नॉर्थ टू साउथ रोटेट नहीं करता। उन्होंने क्या, जो प्लैनेट के मोशन है ना बेटा, उनको फिक्स कर लिया है। नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ पोल, मतलब उनने नॉर्थ और साउथ को नाम दे दिया। अगर अब वो टिल्टेड है तो नॉर्थ इधर आ गया, भले वो ऐसे घूम रहा, बट वो नाम उसको ईस्ट टू वेस्ट ही देंगे। आप ऐसा समझ लो, एक ड्रम है जो सीधा रखा था, अब गिर गया, अब वो ऐसे रोल कर रहा है। ड्रम था, गिर गया, अब वो ऐसे रोल कर रहा है। 96.64, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब बात यह आ जाती कि वो बात क्या थी। देखो, वो बात ये थी, अब इसको अदरवाइज मत लेना,
या तो मैं कल बता दूंगा, आप पहले इसको पढ़ना। देखो मुझे ना पूरी ज्योग्राफी का सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है सोलर सिस्टम, ये यूनिवर्स। मोस्ट बोरिंग लेक्चर ऑफ माय, मतलब पूरे उसमें पढ़ने जाता हूँ वही तारे, वही सितारे, वही ये वो। अब उसको जैसे तैसे करके मैंने कोशिश तो की है कि आपको वो समझा दूँ, मैंने करवा भी दिया। जब पूरा पढ़ा दिया तब मैंने बताया कि जो ऐसा फील होता है। अगला लेक्चर जो आएगा ना, वहां से तो ज्योग्राफी में मजे ही मजे। ये थी वो बात। हाँ, तुम लोगों का फेवरेट है, अच्छी बात है, मतलब हो सकता है, सबका अलग अलग है, मुझे वो नहीं जमता। ये राज की बात है। व्हाट लॉजिक का मतलब इस, अगर मैं ये पहले बोल देता ना तुमको, अगर मैं तुमको पहले बोल देता ना क्लास के पहले कि अगर ये चैप्टर मुझे ऐसा लगता तुम एक नहीं पढ़ते, मैंने पहले उसको पूरा पढ़ा दिया, रटा दिया, सारे प्लैनेट बता दिए, उसके बाद में मैंने बताया कि खत्म काम, अब आराम से पढ़ेंगे। अब आएगा यहाँ से जियोग्राफिकल लॉन्गिट्यूड्स। कल से आपकी क्लास में देखो आपको जो मजा आए, कल से आपको चीजें एक्चुअली में वो चीजें देखने को मिलेगी जो हमको नॉर्मली दिखाई देती है। अब ये क्या यार, ये डेटा ना इसका बहुत अलग अलग है। नासा के अकॉर्डिंग अलग डेटा, इसरो के अकॉर्डिंग अलग डेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलग डेटा, और सब डेटा इतना ज्यादा, कोई इतना किलोमीटर, कोई उतना, वो कभी डेटा अकेला थोड़ी ना हमसे हमारी परीक्षा पूछती है। हमारी परीक्षा हमसे पूछती है रीजन बिहाइंड दैट डेटा, उस फैक्ट के बिहाइंड का रीजन क्या है वो। तो हम अब जो चीजें जानेंगे वो सब फैक्चुअल डेटा के साथ जानेंगे, बाकी तो आपको मैंने पढ़ा दिया। अब अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? अब इसको एंड करते हैं, मेरी अगली जगह क्लास है आपकी सीनियर्स की क्लास में, ठीक है? चलो, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अरे अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हमने ग्रह बनाए हैं, अभी तो मैंने आपका घर बनाया धरती। कल हम धरती को नापेंगे, मैं आपको सामान लेकर के आया हूं उसके लिए, सब ये कैसे नापी जाती है धरती, कंपास वंपस, बहुत मजा आएगा। अब हम ऐतिहासिक तरीके से पढ़ेंगे कि कंपास क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ शुरू हुआ, कंपास के अंदर देखा क्या जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास के अंदर मिलूंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा। जय हिंद एंड जय भारत।